वेलकम टू द ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ऊष्मा के प्रभाव के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को देख नहीं सकते, किंतु ऊष्मा के प्रभाव को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। मतलब कि जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसको तो हम देख नहीं सकते, पर उनके जो प्रभाव है उसको हम अवश्य महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार बताया है कि ऊष्मा देने पर वस्तु का तापमान बढ़ता है। यदि हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसकी तापमान में वृद्धि होती है। जितनी अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करता है उतना ही उसका तापमान बढ़ता जाएगा। और यदि हम किसी वस्तु से ऊष्मा ले लेते हैं तो उसका तापमान कम हो जाएगा, है ना। तो जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने के साथ साथ पदार्थ में प्रसार भी होता है। पदार्थ में प्रसार कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे पदार्थ है, मान लो लोहा ही है, हम उसको गर्म करते हैं तो उसका ताप तो बढ़ता ही बढ़ता है, पर साथ में उसके लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल बोल लो, या फिर जो आयतन है, कोई भी पदार्थ लोहा है मान लो, है ना, तो उसमें होगी वृद्धि। प्रसार मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि होना, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसका तापमान तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में उस पदार्थ में प्रसार भी होता है। अब ये पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन कर सकता है। हो सकता है इसको पिघला दे, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर दे। जब ज़्यादा मात्रा में हम ऊष्मा देते हैं तो उसकी ताप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हो सकता है कि जो पदार्थ की जो अवस्था है, जो पदार्थ की अवस्था है उसमें भी परिवर्तन हो जाए, ठीक है। तो ये ऊष्मा की कुछ कुछ प्रभाव है, ठीक है। तो ऊष्मा के जो प्रभाव है उसको हम तीन टॉपिक में पढ़ेंगे। एक तो है तापमान में वृद्धि, ताप में वृद्धि, दूसरा है ऊष्मीय प्रसार, तीसरा है भौतिक अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। ऊष्मा के प्रभाव को हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊष्मा के कारण तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है। ऊष्मा के कारण ऊष्मीय प्रसार होता है, और साथ ही ऊष्मा के कारण किसी भी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो हम ये तीनों को देखेंगे, पर अभी हम इस वीडियो में सिर्फ पहले वालों को पढ़ेंगे, ताप में वृद्धि को। तो हम देखेंगे ताप में वृद्धि। इतना तो पता ही है कि जब हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं तो उसके तापमान में वृद्धि होती है। जितना ज़्यादा ऊष्मा देंगे उतने ही ज़्यादा तापमान में वृद्धि होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि धूप में पड़ी लोहे की बेंच लकड़ी की बेंच से अधिक गर्म क्यों हो जाती है? कि जो धूप में पड़ी जो लोहे की बेंच है और लकड़ी की बेंच दोनों मान लो धूप में पड़ी है, तो हम देखते हैं कि जो लोहे की बेंच है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? लकड़ी के बेंच की तुलना में। और वही नदी किनारे रेत दिन के समय गर्म लगती है, जबकि नदी का पानी गर्म नहीं लगता। तो इन सब का कारण है ऊष्मा। ऊष्मा देने पर किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है, ठीक है, ताप में वृद्धि होती है। तो होता क्या है, किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित करती है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा होगा? ऊष्मा अवशोषित कर रहा होगा, तथा उसका तापमान बढ़ता है, ताप बढ़ता है, जाहिर सी बात है। और ठंडे होने की प्रक्रिया में जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वस्तु में से जो ऊष्मा है वो बाहर निकलती है, ठीक है। मतलब ऊष्मा के कारण ही वस्तु का तापमान में वृद्धि होगी, कमी होगी। जब ऊष्मा देते हैं वो अवशोषित करता है तो तापमान में वृद्धि होती है, और ऊष्मा वहां से निकलता है उस वस्तु से तो उसकी ताप में कमी होती है। तो बोल सकते हैं कि ऊष्मा के कारण ही तापमान में वृद्धि होती है, कमी होती है। भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तु को समान ताप तक गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है, मान लो A और B दो वस्तु है जिनका द्रव्यमान 1-1 किलो है, ठीक है। ये भी 1 किलो का है और ये भी 1 किलो का है। अब मान लो इन दोनों का तापमान मुझे बढ़ाना है 50 डिग्री सेल्सियस तक। कितना बढ़ाना है? 50 डिग्री सेल्सियस तक। अब मैं क्या करता हूं, इस A वाले को मैंने दिया 10 जूल की ऊष्मा। आपको पता है ना, ऊष्मा का मात्रक होता है जूल,
जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, है ना, उसी प्रकार ऊष्मा का मात्रक मैंने बताया था जूल। ठीक है, तो मान लो मैंने क्या किया कि इस A को मैंने दिया 10 जूल की ऊष्मा, तो इसका जो तापमान है वो कहाँ तक पहुंचा, 50 डिग्री सेल्सियस। अब जरूरी नहीं कि इस B को भी मैं 10 जूल ऊष्मा दूं तो ये इसका तापमान कहाँ तक पहुंचे, 50। हो सकता है ये 5 जूल में ही पहुंच जाए 50, या फिर हो सकता है कि ये 20 जूल तक की ऊष्मा को ले 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अतः जब हम भिन्न भिन्न अलग अलग पदार्थ वाली समान द्रव्यमान, जिनका द्रव्यमान समान हो, उस वस्तु को समान ताप तक गर्म करते हैं तो हमें भिन्न भिन्न मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है। ठीक है, अब वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा निम्न बातों पर निर्भर करती है। जब हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो वो कुछ बातें हैं वो उन पे निर्भर करती है। मतलब कि हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो कुछ वस्तु जल्दी गर्म हो जाती है, कुछ वस्तु थोड़ी आराम से गर्म होती है। जैसे लोहे और लकड़ी को मान लो, लोहे को और लकड़ी को हम जब समान मात्रा में ऊष्मा देंगे तो लोहा जल्दी गर्म होता है पर लकड़ी थोड़ी आराम से गर्म होगी। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो ऊष्मा है वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। जैसे कि सबसे पहला है वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक है, वस्तु के द्रव्यमान पे ये क्या, वस्तु के द्रव्यमान पे जो ऊष्मा है वो निर्भर करेगी। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसमें हमको कम ऊष्मा देना पड़ेगा, वही वस्तु का द्रव्यमान अगर अधिक है तो उसमें हमको अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी। अब उसी प्रकार दूसरा है वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन पर। अब जाहिर सी बात है अगर उसका तापमान जल्दी जल्दी परिवर्तित होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा भी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में देना पड़ेगा। अब किसी वस्तु के तापमान में कम परिवर्तन होगा, धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमको धीरे धीरे और कम मात्रा में ऊष्मा देने पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, और तीसरा है वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति मतलब कि जैसे लोहा है, कांच है, लकड़ी है, तो जाहिर सी बात है ये इनकी पदार्थ की प्रकृति अलग है, क्योंकि लोहा और कांच सेम तो नहीं हो सकते, फिर लोहा और लकड़ी तो सेम नहीं हो सकते, है ना। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे कि लोहे को गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म होगा, किसकी तुलना में, कांच और लकड़ी की तुलना में। तो ये भी क्या है कि जो ऊष्मा है ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब आपस में मिलाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में मिलाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार बनता है। मतलब ये Q और Q आपस में बराबर ही है, सेम ही है, और ये इसको बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, मैथ्स में इसमें बोलते हैं अल्फ़ा, और यहाँ पे है ये, इसको बोलेंगे अनुत्क्रमणुपाती। मतलब Q अनुत्क्रमणुपाती है M के, मतलब ऊष्मा अनुत्क्रमणुपाती है द्रव्यमान के, और यहाँ पे ऊष्मा अनुत्क्रमणुपाती है हुए ताप में परिवर्तन के। ठीक है, तो जब इन दोनों को आपस में मिला के लिखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होता है। जब भी हम अनुत्क्रमणुपाती जो ये चिन्ह है इसको हटाते हैं तो दो चीजें आती हैं, एक तो बराबर का चिन्ह और एक आता है नियतांक। ठीक है, क्या आता है नियतांक। देखो यहाँ पे m तो है और ये डेल टी भी है, आया तो क्या आया, एक बराबर का चिन्ह आया और एक आया नियतांक। ठीक है, और यही नियतांक क्या है, यही नियतांक को बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। यह है विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाएगी। ये जो नियतांक है इसको क्या बोलेंगे हम, विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसका मान किस पे डिपेंड करेगा, वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो इसका मान है वो वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब कि विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान अधिक होगा या कम, ये वस्तु की पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। और इसका जो मात्रक है, इसका SI मात्रक हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। याद रखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है इसका मात्रक। अब हम देखेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता और ऊष्माधारिता के बारे में। ठीक है, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता और ये धारिता थोड़े अलग अलग है, लगभग एक ही हैं पर थोड़ी अलग है। जैसे देखो, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या था, यहाँ पे
एस को बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से ये समानुपाती नियतांक भी है, ये एक समानुपाती नियतांक भी है एस। ठीक है, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा या फिर विशिष्ट ऊष्माधारिता। अब यहाँ पे देखते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता एक्चुअली में है क्या। ठीक है, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है ये पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा ही है, मतलब हो सकता है ऊष्मा की मात्रा। जैसे कहने का मतलब है मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो ये एक गोल है, मान लो इसका मैंने 4 भाग किया। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि ये वाले भाग, ये मैंने इसको 4 हिस्से में बांट दिया, तो ये मान लो ये वाला भाग को मुझे गर्म करना है, मतलब उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, मान लेता हूँ ये एक एकांक द्रव्यमान है। ठीक है, 4 भाग किया, उसमें से एक भाग ये है। अब इस वाले भाग को मुझे गर्म करना है, तो जाहिर सी बात है ऊष्मा की कुछ ना कुछ तो मात्रा मुझे देना पड़ेगा, तभी तो ये गर्म होगा ये वाला भाग। जितना भी ऊष्मा मुझे देना पड़ेगा, एकांक ताप मतलब मान लो 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस के ताप बढ़ाने के लिए इस वाले भाग को जितना ऊष्मा देना पड़ेगा, जितनी ऊष्मा की मात्रा देना पड़ेगा, वही ऊष्मा क्या कहलाएगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता या फिर विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है वे देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। इसी प्रकार कम ऊष्माधारिता वाले पदार्थ जल्द ही गर्म हो जाते हैं और जल्द ही ठंडे हो जाते हैं। जैसे लोहा और लकड़ी ले लो, लोहा की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तभी वो जल्दी गर्म हो जाता है और साथ में जल्दी ठंडी हो जाती है। पर लकड़ी है, उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है, इसलिए वो देर से गर्म होते हैं और देर से ठंडे होते हैं। इसका ऐसा एक मात्रक कोई बताया, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस इसका SI मात्रक होता है। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्माधारिता। ठीक है, अब देखो ऊष्माधारिता भी क्या है, ऊष्मा की मात्रा ही है। अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो, ऊष्मा की वह मात्रा जो संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, अब देखो ऊष्माधारिता में क्या रहेगा, पूरे द्रव्यमान के तापमान को हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, और विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या होता था, उसके एकांक द्रव्यमान मतलब कोई एक भाग। ठीक है, तो यही डिफरेंस है। तो ऊष्माधारिता भी क्या है, ऊष्मा की मात्रा ही है जो पूरे द्रव्यमान को के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। यही हमारे क्या कहलाएगा, ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, अब इसका ये सूत्र देख लो। इसका ये सूत्र, यदि वस्तु का द्रव्यमान m है, जाहिर सी बात है हम वस्तु को ऊष्मा देंगे तो कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, तो मान लेते हैं उसका द्रव्यमान m है, और जो विशिष्ट ऊष्मा है मतलब जो उसका एक भाग को गर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो वो ऊष्मा क्या कहलाती है, ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा हमें मान लो S। ठीक है, तब ऊष्माधारिता का फॉर्मूला होगा द्रव्यमान गुणित विशिष्ट ऊष्मा, मतलब m इंटू S, और इसकी इकाई होती है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो था विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता। तो अभी हमने इस वीडियो में देखा कि ऊष्मा के कारण ताप में वृद्धि। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऊष्मीय प्रसार और भौतिक अवस्था में परिवर्तन। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।